नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। दल बदल प्रेशर की राजनीति यहां आम बात हो गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी इन विधायकों को पार्टी में शामिल करा सकती है। प्रदेश में साल 2016 की तरह दल बदल के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। ये जल्द ही बीजेपी से जुड़ सकते हैं। इनमें 5 विधायक कुमाऊं और 3 गढ़वाल के बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता इन सब बातों को अब तक नकार रहे हैं, जबकि हरीश धामी बिल्कुल साफ कह चुके हैं कि वो अब कांग्रेस में नहीं रह सकते। उनकी अनदेखी हुई है। एक तरफ जहां कांग्रेस इन सब बातों को अफवाह बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में आने वाले लोगों के स्वागत के लिए बीजेपी तैयार खड़ी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस इस मुश्किल की घड़ी में क्या करती है और कैसे टूटते हुए लोगों को रोक पाती है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक तो मैंने धामी जी का ये कहीं लिखित में मैंने कहीं नहीं देखा है, और ना मैंने उनकी कोई वीडियो देखी है ऐसी जिसमें वो ये कह रहे हों कि मैं ये सुनाई बात मैंने भी सुनी। लेकिन मेरे को ये लगता है वो केवल हरीश के लिए नहीं है, वो करण मेहरा के लिए भी है, वो चुने हुए किसी भी प्रतिनिधि के लिए। हम जब किसी चुनाव में जाते हैं, हम जिस पार्टी के लिए लड़ते हैं उस पार्टी के आइडियोलॉजी पे, उस पार्टी के कामों पे वोट पड़ता है, वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत पे वोट पड़ता है। और जब आदमी चुन के आता है तो उसकी जिम्मेदारी उस आइडियोलॉजी की रक्षा करना भी है, अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की रक्षा करना भी है। मैं बीजेपी से जीत के आऊँ और जीत के आने के बाद मैं कांग्रेस के पाले में चले जाऊँ तो मैंने अपने पब्लिक से भी छल किया है, ये मेरा मानना है। क्योंकि वहाँ की जनता ने मैंडेट आपको उस पार्टी जिसके सिंबल पे आप लड़े उस सिंबल पे आपको वोट किया है, उस पार्टी के कामों पे वोट किया है, उसकी आइडियोलॉजी पे वोट किया है। तो ये चाहे किसी भी पक्ष का कोई विधायक है, वो अपनी जनता से अपने मैंडेट के संग छल कर रहा है। क्योंकि आप अगर विधायक बन गए तो आप खुदा नहीं बन गए। फैक्ट्री में ईजाद होने वाले बयान हैं, ये वहीं से ईजाद होते हैं और वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। पानी के बुलबुले हैं ये सारे जो अफवाहें हैं, इन पर कोई दम नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। सारे विधायक मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन बन चुकी है, जिसमें हर पार्टी का इंसान और हर समाज का इंसान भाग लेना चाहता है। जैसे एक आंदोलन जो हमारे अंग्रेज़ों के टाइम में शुरू हुआ था, वैसे ही आज एक आंदोलन राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू हो गया है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में सब लोग शामिल होना चाहते हैं। अब रही कांग्रेस के विधायकों की, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के विधायक हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, तो देखिए, इनकी यहाँ टूट फूट तो शुरू से ही थी। ये असंतोष इनकी यहाँ हमेशा रहता है, क्योंकि ये लोग पार्टी से या संगठन से मोहब्बत नहीं करते, ये लोग पद से मोहब्बत करते हैं। जब तक इनको पद मिलता रहता है तब तक ये पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। और हमारे यहाँ जो नेता हैं, हम लोग संगठन से जुड़े हुए, हमें कुछ मिले ना मिले हम नाराज़ ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन फिर हम संगठन के साथ जुड़ जाते हैं। तो इनके और हमारे भारतीय जनता पार्टी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इनको अपने पार्टी के बारे में सोचना पड़ेगा, इनको अपने संगठन के बारे में सोचना पड़ेगा कि जो है किस तरीके से अपने संगठन को मजबूत करा जाए। और संगठन तब मजबूत होता है जब संगठन की नियति मजबूत होती है, जब उनकी मंशा अच्छी होती है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा हमेशा से ये रही, राष्ट्रवाद, देश के बारे में सोचना, जनता के बारे में सोचना, विकास के बारे में सोचना, हमारा हमेशा यही मुद्दा रहता है और हम इसी मुद्दे पर लगातार काम करते आ रहे हैं। विकास की राजनीति, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हम चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब आज ये विश्वास अगर कांग्रेस का आ रहा है तो इसमें हम क्या बोले, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि जो हमारे विचारों पे हमारे साथ जुड़ना चाहे बिना किसी पद के लोभ पे, मोह के, और उसका हमारे यहाँ स्वागत है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो और कोई भी हो। लेकिन अगर पद के लोभ में और परिवारवाद करके अगर आप आना चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में
चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हनी पाठक जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। हरीश मैखुरी जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आरपी रतूड़ी जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। हनी पाठक जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। इस तरह की चर्चाएं इस समय जोर पकड़ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। कितनी सच्चाई है इन खबरों में मैम? देखिए, ऐसा है कि जो ये बातें हो रही है कि 8 विधायक उसमें है, साथ में है, चर्चा में है, तो इस तरीके की जितनी भी बातें हो रही है, ये अभी पटल पर जब आएगी तो आईना सबको दिखाई देगी। क्योंकि जो कांग्रेस की रीति नीति है, उससे कांग्रेस के जो जीते हुए विधायक है ना, वो भी खफा है। क्योंकि उनको दरकिनार करके कल के बाहर के लोगों को बुलाकर यहाँ पर पद दिया जाता है। इनके यहाँ टूट फूट तोड़ मरोड़ इतनी ज्यादा है कि जिससे कि कोई भी विधायक साथ रहता है कि किस प्रकार की पार्टी है। और कुछ दिनों में तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जैसे हर प्रदेश में अपना अस्तित्व खो चुकी है, यहाँ उत्तराखंड में भी अपना अस्तित्व खो चुकी होगी। यूपी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मात्र 2 सीटों में आई। और वहां पर मैं तो आरपी रतूड़ी भाई साहब से एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी, पल्लवी जी, कि जिस प्रकार से, पल्लवी जी आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। पल्लवी जी, जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों से ये बयान चल रहा था कांग्रेस के महासचिवों के द्वारा और कांग्रेस के जो पारिवारिक नेताओं के द्वारा ये बयान चल रहा था कि सब स्टेट से, सब राज्य से प्रभारी को और प्रदेश अध्यक्ष को निष्कासित किया जा रहा था, उनसे उनका इस्तीफा मांगा जा रहा था कि आप वहां पर सत्ता में नहीं ला पाए अपनी पार्टी को, तो आप कृपया इस्तीफा दे दें। तो मुझे एक सवाल का जवाब ये भी चाहिए था कि यूपी में मात्र 2 सीट आई है। चलो उत्तराखंड में तो फिर भी थोड़ी बहुत सीट आ ही गई है, यूपी में तो मात्र 2 सीट आई। तो वहां की जो प्रभारी थी प्रियंका गांधी वाड्रा, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? क्योंकि वो एक परिवार को बिलोंग करती है, पारिवारिक पार्टी है कांग्रेस, तो उनसे इस्तीफा इसलिए नहीं मांगा गया। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इनका बयान देखिए ना, कि मैं डिबेट में सुन रही थी, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त हुए हैं करण महाराज जी, उनका ये बयान था, एक बागी तेवर उन्होंने दिखाया कि आप विधायक चुने गए हैं, खुदा नहीं। और कांग्रेस प्रदेश में भले ही जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठाया हो, लेकिन अभी कांग्रेस में इस प्रकार की बातें नहीं होंगी। तो वो मतलब जो टूट फूट हो रही है, जो कांग्रेस के विधायक नाराज हैं, वो इस प्रकार के प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त होके आए हैं, तो वो उनकी नाराजगी नहीं दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनको एक टोन मार रहे हैं कि आप विधायक एक कोई खुदा नहीं, अगर आप चले भी जाएंगे तो कांग्रेस का भला ही रहेगा। मतलब वो उनको ये शो कर रहे हैं कि आपके रहने ना रहने से कांग्रेस की पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो शीर्ष नेता, जो कहा जाता है प्रदेश अध्यक्ष एक संगठन का, एक पार्टी का मुखिया होता है, वो मुखिया ही उनको ये दर्शा रहा है कि यू आर नॉट ए गॉड, आप भगवान नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। कांग्रेस में बचा क्या है? सत्ता के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है। 1-2 लोग विधायक बचेंगे, उसी से ये विपक्ष में देख लेते हैं कितनी लड़ाई करते हो। विपक्ष में मुद्दा उठाएंगे क्या? उठाने वाले कोई मुद्दे इनको आज तक न मिले थे। अगर मिले होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई होती। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा मुद्दा दिया ही नहीं था जनता को कि वो जनता नकार देती भारतीय जनता पार्टी को। तो जनता ने हम लोगों को धन्यवाद मैं देना चाहूंगी कि जनता ने हम लोगों को दोबारा अपनाया है और गद्दी पे बिठाया है। जनता के भरोसे को हम लोग टूटने नहीं देंगे और जनता को जो वादा किए गए हैं उसको पटल पर दिखाकर दिखाएंगे। आरपी रतूड़ी जी, क्या आपके यहाँ पर अब तालमेल की कमी हो गई है? जहां नाराज नेताओं को मनाने की कवायद शुरू की जानी चाहिए थी, उनके लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और एक सवाल हनी पाठक जी ने भी पूछा कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे क्यों मांगे गए जब आपकी हार हुई अलग अलग राज्यों में? प्रभारियों के इस्तीफे क्यों नहीं मांगे? प्रियंका गांधी वाड्रा का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आखिर उन्होंने क्यों नहीं ली? रवि जी, ये हमारा संगठन का मामला है। हमने इनसे प्रश्न पूछा कि आप हारे हुए को मुख्यमंत्री बना गए, आपने क्यों बनाया? हमने पूछा इनसे, अरे भाई आपने किया है कि 47 विधायक जो जीत के आए उन पर भरोसा आपने नहीं किया, आपने तो हारे हुए पे किया जो जनता द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसकी नीति और
रीति को खटीमा के लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमको इनकी रीति नीति पसंद नहीं है। तो आप भाजपा ने अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया तो हमने प्रश्न किया इनसे, ये कौन होते हैं भाई हमसे प्रश्न करने वाले? ये हमारा संगठन का मामला है कि हम किससे इस्तीफा मांगे, किसको रखें, किसको ना रखें, तो हमारा मामला है। आपका अपना मामला है। सवाल यह है कि नाराज होना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक पार्टी में, अरे भाई नाराज भी होंगे, एक परिवार है हमारा, इसमें इनको मनाया भी जाता है, नाराज भी होते हैं और स्वाभाविक है, वही बनता है, बनना एक को है। लेकिन हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। क्या इनके यहाँ सब कुछ ठीक है? भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में होने की बातें लगातार कोई नहीं है। ये इनका पल्लवी जी, ये भारतीय जनता पार्टी को केवल क्योंकि इनका एक नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब असली में पूरी भाजपा कांग्रेस युक्त हो चुकी है, तो इनको हजम नहीं हो रहा अभी भी। अरे आपको 47 दिए, आप उत्तराखंड की चिंता कीजिए। आज भी इनका ये आईटी, जो फर्जी आईटी सेल प्रकोष्ठ है, यही ये सब उठा रहा है। यही विजय वर्गीज एंड कंपनी जो आती है, चाहे मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस की बन गई, कर्नाटक बनी, आखिर इनको पछता नहीं है, इनको हजम नहीं हो रहा है। इनको सत्ता मिलने के बाद भी कांग्रेस दिख रही है, कांग्रेस को कैसे तोड़ना, कांग्रेस को कैसे कमजोर करना है। इनके सामने मुद्दे उत्तराखंड के नहीं है, केवल मुद्दे हैं तो कांग्रेस को कमजोर करो, कांग्रेस को किसी तरह से साम दाम दंड भेद खरीद फरोख्त जैसे 2016 में 700 करोड़ का पैकेज उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए किया, तो अभी भी इनको चैन नहीं है। मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ सर, क्या वाकई में आप लोगों ने ये सोच रखा है कि कांग्रेस को कमजोर दूसरी पार्टियां कर रही हैं? क्या आप ये नहीं मानते कि कांग्रेस को कमजोर कांग्रेस पार्टी के ही अपने नेता कर रहे हैं? मैं इसका जवाब आपसे जरूर लूंगी सर। एक रिएक्शन मैं हरीश जी का ले लेती हूँ, उसके बाद हनी पाठक जी आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। हरीश मैखुरी जी, उत्तराखंड के सियासत में क्या चल रहा है? जो ये अफवाहों का बाजार गर्म है, तथा कथित अफवाहें हैं ये कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में है, ये कितनी सच साबित हो सकती है? क्या वाकई में कांग्रेस के खेमे में इस समय जबरदस्त नाराजगी और गुटबाजी चल रही है? नहीं पल्लवी जी, एक तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में बहुत उसकी एक वो पैरेलल मीडिया हो चुका है। अगर हम उसको देखते हैं और पार्टी नेताओं के बयान देखते हैं, उसके अलावा पार्टी की अंदरूनी बातचीत देखते हैं, तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी ने अपना अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता सदन बनाए हैं, उसको लेकर के अन्य पार्टियों में जो कुछ चर्चा हो ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं विरोध के तेवर तो हैं। चमोली में ही राजेंद्र भंडारी गुट के हम देख रहे थे, जो उनके भी नेता प्रतिपक्ष बनने की बहुत लालसा थी, वो दिल्ली भी गए, प्रयास भी कर रहे थे। तो अब जब नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए तो चमोली में करीब महिला कांग्रेस के ही 100 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। उसके अलावा अन्य भी जो भंडारी समर्थक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पदों से। और कल हरीश धामी की खबर आ रही थी कुमाऊं से कि वो नाराज हैं और वो देहरादून आ चुके हैं। इसके अलावा करीब 8 विधायक कांग्रेस में रुष्ट बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा निर्णय वो ले सकते हैं। पार्टी के जो हाईकमान का जो निर्णय आया है उत्तराखंड में, खासकर पार्टी अध्यक्ष को लेकर और नेता प्रतिपक्ष को लेकर और उपनेता सदन को लेकर, तो कहीं ना कहीं नाराजगी है। एम्बिशियस को है विधायक कांग्रेस में, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कहें कि एम्बिशन नहीं है इनके, लेकिन अब ये देखना होगा कि वो अपने एम्बिशन को किस हद तक वो ले जा सकते हैं। पर एक बात नहीं समझ में आ रही है यहाँ पर मैखुरी साहब, एक तरफ लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जाता था कि आप नए लोगों को मौका दो, आप नए लोगों को आगे बढ़ाओ। आज जब उत्तराखंड में ये प्रयोग किया तो पुराने लोग ही नाराज हो गए। करे तो करे क्या कांग्रेस पार्टी? आपसे समझना चाहूंगी मैं। उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की फिर से शुरुआत कर लेते हैं। तो हनी पाठक जी, आप पर आरोप है कि आपका फोकस ही बस ये है कि आपको कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना है, बाकी किसी मुद्दे पर आपका कोई फोकस नहीं। आरपी रतूड़ी भाई साहब इतने वरिष्ठ वो हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, और इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो कि सुनने में ही अच्छी नहीं लग रही है। इनका बयान जो आपने सुना, उन्होंने क्या कहा कि खरीद फरोख्त में लगे हैं। हरीश मैथुरी जी मेरे वरिष्ठ संपादक, जो हमारे वरिष्ठ संपादक हैं, इनको बारीकी से पता होगा इस चीज के बारे में। साथ में बैठे हैं रतूड़ी भाई साहब, आप उनसे क्लियर कर लीजिए एजेंडा। इसको खरीद फरोख्त नहीं कहा जाता है, वो अपने आप से इस्तीफे दे रहे हैं। और खरीद फरोख्त तब कहा जाता है जब इस्तीफा देने के बाद, इस्तीफा देने से तुरंत बाद हम लोग उनको, भारतीय जनता पार्टी तुरंत अपने कार्यालय में बुलाकर उनको सदस्यता दे देती है, उसको खरीद फरोख्त कहते हैं। अपने पास बुलाकर मीटिंग करते हैं होटलों में, कमरे में, तब उसको खरीद फरोख्त कहते हैं। उसको खरीद, आप ये कह रहे हैं, वो अपने इस्तीफे को खुद दे रहे हैं और पूरी न्यूज में ये चीज चल रहा है। हरीश धामी जी की खरीद फरोख्त हमने तो नहीं करी है, लेकिन हरीश धामी जी ने ये बयान दिया है कि मैं मुख्यमंत्री श्री ये धामी जी के लिए सीट छोड़ने को तैयार हूँ। मैं खटीमा की जनता से अनुरोध, खटीमा की जनता को और ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए, खटीमा की जनता की भलाई के लिए मैं ये सीट छोड़ने को तैयार हूँ। तो आप ये सोचिए ना कि खटीमा की जनता की भलाई किस प्रकार से होगी। खटीमा की जनता की भलाई कांग्रेस में के लोग, कांग्रेस के चुने हुए विधायकों के द्वारा नहीं, वो खुद इस चीज को कह रहे हैं कि धामी जी, अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी जी यहाँ से आते हैं तो खटीमा की जनता का भला होगा। आप इससे अंदाजा लगाइए। दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस के लोगों पर ये नजर रखते हैं, अपनी बातों पर नहीं नजर रखते। अरे रतूड़ी भाई साहब, ये डिबेट का ना टॉप मुद्दा आज यही है। अगर ये डिबेट का मुद्दा ये होता कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्या कार्य हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में क्या नहीं हुआ, तब डिबेट का मुद्दा वो होता। इसमें हमारी गलती नहीं है। आप प्रियंका जी से बात करिए ना, एंकर वो है कि आपने डिबेट का मुद्दा ये क्यों रखा है। जब जो मुद्दा होता है, बात उसी पर करी जाती है और निष्कर्ष उसी का निकाला जाता है। तीसरी बात आपने ये कही कि भारतीय जनता पार्टी किसमें माहिर है, उसमें माहिर है, और अपने संगठन पर ध्यान दीजिए। पल्लवी जी, आपको याद आया, एक एंकर था, आप ही एंकर थी, और हम लोगों की डिबेट हो रही थी इन चीजों को लेके। मदन कौशिक जी वाले प्रकरण को लेकर हम लोगों की डिबेट हुई थी, उसमें रतूड़ी भाई साहब ही थे शायद, अगर जहां तक मुझे याद आता है। तो रतूड़ी भाई साहब ने बहुत तीखे तीखे व्यंग मुझ पर मारे थे, भारतीय जनता पार्टी पर मारे थे कि इनका संगठन अपने लोगों को मना कर नहीं पाया, प्रदेश अध्यक्ष होकर उन्होंने भीतर घात करी, ये करी। तो मैंने तुमको ये बयान नहीं दिया था कि आप अपने संगठन से मतलब रखिए। जब कोई भी पार्टी चुन कर आती है, पार्टी बन कर आती है, उभर कर आती है, तो वो पर्सनल कोई मैटर नहीं रह जाता है। आप जनता के हैं, आप एक खुली किताब है, तो वो जनता के सामने नथिंग इज पर्सनल। रतूड़ी भाई साहब, जो भी आप काम करेंगे, जो भी क्रियाकलाप आप करेंगे, वो आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा ही। और पल्लवी जी, मैं इनसे एक बात फिर पूछना चाहती हूँ, करेक्शन करना चाहती हूँ कि सिर्फ प्रदेश अध्यक्षों का ही इस्तीफा नहीं मांगा गया, प्रदेश प्रभारियों का भी इस्तीफा मांगा गया था। तभी गणेश गोलियाल जी ने इस्तीफा अपना दिया था और उन्होंने कहा था तो प्रदेश प्रभारी। देवेंद्र यादव तो सारा जिम्मा और प्रीतम सिंह के ऊपर फोड़ कर आ गए थे, वहाँ ठीक रहा। दिल्ली पहुंचे देवेंद्र यादव और कह दिया कि प्रीतम सिंह की वजह से हुआ जो हुआ। लेकिन जो भी हुआ, इनके कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हुआ ना, प्रभारी तो वही थे ना। तो जब तक प्रभारियों का इस्तीफा लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया, इसका जवाब शायद रतूड़ी भाई साहब नहीं दे सकते हैं, मैं देती हूँ इसका जवाब। क्योंकि असली लोकतंत्र क्या है, मैं इनको बताती हूँ कि नरेंद्र परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति सत्ता सुख के नजदीक नहीं आ सकता, और फर्जी लोकतंत्र वो है जिसमें नेहरू जी के वंश से जुड़ा दूर दूर तक हर कोई भी सदस्य सत्ता से दूर नहीं रह सकता। तो वो उनकी मजबूरी है कि वो सत्ता से दूर नहीं रह सकती है, तो वो नहीं आएंगी सामने। मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ का नारे लगाइए, चाहे लड़कियों को, औरतों को कितना परसेंटेज आप टिकट दे दीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि आपकी सच्चाई पूरी तरीके से समाज ने, दुनिया ने, हर किसी ने देख ली है, तो वो आपको कभी भी नहीं अपना सकती। और कांग्रेस मुक्त सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं होगा रतूड़ी भाई साहब, अगर आप ठीक से देखें तो कांग्रेस मुक्त पूरा भारत हो रहा है, पूरा भारत कांग्रेस मुक्त हो रहा है। और बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रही है, क्योंकि यहाँ से निकल कर नेता आप ही के पास जा रहे हैं हनी पाठक जी, तो बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रही है। पल्लवी जी देखिए, अगर घर में कोई भी मेहमान आता है तो हम लोग किसी भी मेहमान को घर से बाहर नहीं निकालते हैं। कोई भी आपके भी घर में आएगा तो उसको आप घर से बाहर नहीं निकाल सकती। ही इज ए गेस्ट, वो हमारे लिए एक मेहमान है, वो
वो अगर हमारा दरवाजा खटखटाएंगे, हमारी पार्टी के नीति से हमारे संगठन के अनुरूप चलने को अगर तैयार है, तो हमेशा हमारी पार्टी का दरवाजा हर किसी के लिए खुला है, चाहे वो यूकेडी के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नीति के अनुसार, संगठन के अनुसार चलेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी हर किसी के लिए अपना दरवाजा खोल कर रखेगी। लेकिन ये बात कटु सत्य है, ये एक सत्य है और परम सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, एक ये डिसिप्लिन वाली पार्टी है, अनुशासनात्मक पार्टी है। इस पार्टी में कोई भी इस प्रकार का प्रकरण नहीं आता है। लेकिन इनके यहाँ सिर्फ यही है कि कहा जाता है, पंजाब में एक हाल देखा था ना नवजोत सिंह सिद्धू जी वाला, उन्होंने पूरे पंजाब को वो कर दिया, तो वो बीजेपी से गए थे, बीजेपी से गए वो फ्यूज बल्ब ने पूरी पंजाब सरकार की वायरिंग फूक दी। उसी प्रकार से यहाँ पर जो उत्तराखंड में हुआ, हरीश रावत जी ऐसे ही फ्यूज बल्ब साबित हुए, जिससे पूरे कांग्रेस को बर्बाद करके उन्होंने छोड़ दिया। और ये अभी आपको धीरे धीरे नजर आ रहा है। यशपाल आर्य जी पहले यहाँ थे भारतीय जनता पार्टी में, फिर वहां गए और वहां जाते ही उनको बना दिया नेता प्रतिपक्ष, जिससे कि यहाँ कांग्रेस में निश्चित है कि इस प्रकार की बगावत होनी ही है। और हमारे यहाँ की जहाँ तक बात रही है, तो रतोड़ी भाई साहब, मैं आपसे यही कहूंगी कि जब आप किसी समाज में बाहर की तरफ निकलते हैं, तो कुछ भी पर्सनल नहीं रह जाता है, वो जनता को ओपन बुक बन के दिखाना पड़ता है। पार्टी की अगर बात होगी तो वो ओपन बुक ही होगी, और पार्टी से हट के अगर आपके घर में क्या खाना बन रहा है, क्या आप कर रहे हैं, वो आपके पर्सनल मैटर में जोड़ा जाएगा। ठीक है हरीश मैखुरी जी, मेरा सवाल था सर आपसे कि कांग्रेस करे तो करे क्या, जब उनसे कहा जाता है कि आप संगठन में बदलाव कीजिए और वो कर देते हैं तो भी दिक्कत है, संगठन में बदलाव नहीं करते तो भी दिक्कत है। पल्लवी जी, मैं पहले तो एक अपडेट देता हूँ कि हरीश धामी जो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, वो देहरादून पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए चले थे, वो देहरादून पहुंच गए हैं और देहरादून पहुंच के उन्होंने बयान दिया कि वो मुख्यमंत्री जी से भेंट करेंगे और मुख्यमंत्री के लिए सीट भी छोड़ सकते हैं और जरूरत पड़ी तो पार्टी से इस्तीफा भी दे सकते हैं। इस तरह का बयान उनका आया। उसके अलावा हरीश रावत ने कल अपना सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली कि वो उत्तराखंड छोड़ के अब दिल्ली जाने का मन बना रहे हैं और दिल्ली से ही पार्टी की सेवा करेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में निश्चित रूप से जो आंतरिक विद्रोह है, आंतरिक गुटबाजी है, वो उभर के फ्लग पर आई है और इसका खामियाजा पार्टी को ही होता है। मतलब दूसरे दल तो इसका लाभ उठाएंगे ही, लेकिन पार्टी को खुद भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसके अलावा आज पार्टी जो कांग्रेस के 10 नाराज विधायक चल रहे हैं, जैसे हरीश धामी है, मनोज तिवारी है, मदन बिष्ट है, मयूख मेहर है, कुशाल सिंह अधिकारी है, ममता राकेश है, विक्रम सिंह नेगी है, राजेंद्र भंडारी है, तो वो आज शाम ये समझा जा रहा है कि उनकी कहीं एक गोपनीय बैठक हो सकती है और उसमें वो कुछ निर्णय लेंगे, ऐसा समझा जा रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर पार्टी में नाराजगी है, तो जो पार्टी के इस समय जो भी पदाधिकारी हैं, वैसे तो जब अध्यक्ष इस्तीफा दे चुका है तो अध्यक्ष मंडल ही भंग हो गया, पार्टी ही भंग हो गई एक तरह से। लेकिन अब क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी है, वो तो कांग्रेस पार्टी के यहाँ बैठे हुए प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्हीं का काम बनता है कि वो अपनी पार्टी को संभालें और किस तरह से जो उनके विधायक हैं वो पार्टी के साथ एकजुट रहें। इसका प्रयास कांग्रेस को खुद भी करना चाहिए अपने अंदर। और जो दूसरे राजनीतिक दल होते हैं, खासकर सत्ताधारी जो दल है, उसका तो प्रयास रहेगा कि अपने विधायक छोड़ के अगर दूसरी पार्टी का विधायक इस्तीफा दे तो ज्यादा अच्छा, वहां से मुख्यमंत्री के लिए सीट खाली हो जाएगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो टूट फूट चल रही है या मतलब गुटबाजी उभर के आई है, उस पर कांग्रेस हाईकमान को भी विचार करना पड़ेगा कि उनके निर्णय से इस तरह का आखिर डिसीजन, मतलब इस तरह का जो पार्टी के अंदर विद्रोह है या एक तरह से गुटबाजी है या वो धरातल पे उभर के क्यों आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को चिंतन मनन करना चाहिए। वही चिंतन मनन करने में तो फेल हो रही है ना सर कांग्रेस पार्टी, आला कमान को समझ ही नहीं आ रहा है कि करना है कि क्या नहीं करना है। मेरा सवाल भी वही था कि बदलाव करना ठीक है कि नहीं करना ठीक है, क्योंकि बदलाव नहीं करते हैं तो भी आरोप लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी पुराने ही ढर्रे पर चल रही है। अब कुछ बदलाव, कुछ नया प्रयोग करने की कोशिश की तो उसमें भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ इनके नेताओं की महत्वाकांक्षा की वजह से हो रहा है, ऐसा माना जाए? आपका जवाब लेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आरपी रतूड़ी जी, अब भी मानेंगे या नहीं मानेंगे सर कि उत्तराखंड कांग्रेस का संगठन बिखर रहा है और समय रहते इस संगठन को एकजुट करने की जरूरत है? नहीं, कहाँ बिखर रहा? लोकतंत्र में अगर हार जीत हो रही है, ये कोई डिक्टेटर सा ही है, इसमें मानने की क्या बात है भाई? तो लोकतंत्र है, बड़ी अच्छी बात है। कोई जीता, अरे 57 साल नहीं जीते, इन्होंने इंतजार की बेचारे, काहे उछल रहे हैं? ये अभी 7 साल केंद्र में हुए इनको। अरे 10 साल तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, तो हमें कोई तो इतना उछलने का काम नहीं किया। तो 8 साल हुए, 8 साल में हम इतने हताशा और निराशा हो जाएंगे? अरे कांग्रेस है। और पहले हनी पात्रा जी थोड़ा अपना ज्ञान का और अध्ययन करें, वो करें। 68 हमारे अभी तक अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष हो चुके हैं, नेहरू खानदान के 5 हुए हैं। जरा ज्ञान को थोड़ा ठीक करें कि ये अरे भाई 68 में से कुल 5 हैं। आपको भय है नेहरू खानदान से। आपको मालूम है कि राजीव गांधी जी की हत्या के बाद सोनिया गांधी बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, आप आए, तब आई। तो आपको पीड़ा काहे को भाई नेहरू खानदान से? नेहरू खानदान ने दिया है, बलिदान दिया है, कुर्बानी दी। जरा बीजेपी का किसी नेता का नाम बताएं कि कहीं बलिदानी और कुर्बानी दी हो देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की मजबूती के लिए। इंदिरा गांधी को सबने कहा था कि आपको खतरा है इनसे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे देशवासी हैं, मैं नहीं हटाऊंगी अपनी सुरक्षा से। मेरी जान चली जाए कोई दिक्कत नहीं, पर देश की एकता तो रहेगी। हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। और ये बताएं जरा, हरीश धामी जी का कोई बयान मुझे दिखाएं। मैं प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता हूँ पार्टी का, मैंने तो अभी तक कोई बयान नहीं देखा, ना लिखित में हो या कोई वीडियो। अरे मैंने पहले कहा कि ये परेशान है, बीजेपी का फर्जी IT यही परेशान है कि यहाँ ये चल रहा, यहाँ वो चल रहा। अरे भाई, कोई अगर में 4 आपस में बात करेंगे तो कांग्रेस में ये हो क्या? हरीश धामी जी का जरा कोई बयान मुझे वीडियो दिखा दें, जरा दिखा दें कोई कि उनका ये बयान है इस वीडियो में, कोई लिखित में कोई पत्र है उनका, जरा दिखा दें। अपनी तरफ से इनका जो फर्जी IT है, जो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए और देश को बांटने के लिए इनका जो IT सेल काम कर रहा है, वही ये सब फैला रहा। चैन नहीं है। अरे आप अपनी मजबूती में लगो, उत्तराखंड की, आप पलायन रोकने में, आप महंगाई रोकने में, आप रोजगार देने में अपना चिंतन और मंथन करो। कांग्रेस को तोड़ने और मरोड़ने में क्या होगा? आपको जनादेश मिला है, आप सरकार में बेहतरीन आपने काम कहा करें। कि अभी तक कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार से 5 ही अध्यक्ष रहे हैं। अब ये बताएं कि ये 5 अध्यक्ष कितने सालों तक रहे हैं? 5 तो रहे हैं, लेकिन एक को ही कितना कितना समय दिया गया, वो भी जरा बताएं। सोनिया गांधी का भी समय बताएं कि कब से है और किस तरीके से पुराने अध्यक्ष की पिटाई लगाई गई थी कांग्रेस के कार्यालय में। वो तस्वीरें भी सबने देखी थी कि कैसे भगाया गया था उन्हें। तो ये सब आप नकार देंगे, लेकिन बात वही है सर, आप कह रहे हैं कि धामी जी का लिखित में कोई जवाब दीजिए। वो देहरादून पहुंच गए हैं, उसके बाद भी लिखित में आपको जवाब चाहिए? क्या लिखित में जवाब चाहिए? जब 2016 की तरह सब बिखर जाएगा, वो जवाब चाहिए आपको? अरे भाई, तुम्हारे कहने से मान जाओ, मैं बयान दिखाओ ना कहीं। 2016 में जो हुआ था, 2016 में जो हुआ था वो याद है या भूल गए सब? अभी भी कह दो कि कुछ नहीं देखा था मैंने। 2016 में क्या हुआ था? रात गई बात गई। अरे ये IT फर्जी IT जो बीजेपी का, ये सब चला रहा, कहीं नहीं ये कोई बयान मैं सर, मैं बड़ी इज्जत करती हूँ आपकी, मैं बस इतना सा जानना चाहती हूँ, ये फर्जी IT सेल वाली जो बात है, ये आप खुद को संतुष्टि प्रदान करने के लिए बार बार बोल रहे हैं कि मेरे मन को शांति बनी रहे, कि बस नहीं तो फर्जी बातें हैं? मेरा मन को शांति क्या, और आपके मन को शांति हो रही? आप पार्टी क्यों बनी भैया? हनी पाठक जी बात करेंगे, आप क्यों परेशान? आप लोगों की बस यही दिक्कत है, आपसे सवाल पूछ लो, आपसे सवाल पूछ लो तो आपको यही लगता है। और आरपी रतूड़ी जी, मैं बहुत आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन वाकई में आप इस मामले में बड़े खराब है सर। आपसे मैं जब भी सवाल करती हूँ, आप जब भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ते हैं, तो आपका यही बयान क्यों रहता है? आप या तो फिर मुझे मना कर दीजिए कि मैं आपसे सवाल ना पूछूं,
या तो आप मुझे मना कर दीजिए, और जब मैं हनी पाठक जी से सवाल करती हूँ तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती, तब तो हनी पाठक जी मुझे नहीं कहती कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या। अरे आप हर बार सर इस तरह की बातें करेंगे तो मेरा भी सम्मान है, और मैं आपकी ऐसी बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। मेरा भी सम्मान है उतना ही जितना आपका है, तो उस सम्मान को आप भी बरकरार रखिए सर। एक मर्यादा दोनों के बीच में रहेगी तो अच्छा रहेगा। और मैं किसी पार्टी से कोई प्रवक्ता नहीं हूँ और किसी पार्टी से संबंध नहीं रखती हूँ। मेरा काम है सवाल पूछना और मैं पूछूंगी, और जो आपके मन को भाए वो मैं नहीं पूछूंगी, ये मेरी मर्जी। आप मुझे नहीं बताएंगे, आप अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं डालेंगे सर। और मैं माफी चाहती हूँ कि मैं इस लहजे में आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं इस लहजे में बात करने के लिए। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। आप बनेंगी क्या? आपको पता है सोनिया गांधी जी जब बनी थी तो फलाने को दौड़ाया, ये काम तो हनी पाठक जी कहे ना, आप क्यों कह रही है ये बात? क्योंकि मुझे पता है, इतिहास पढ़ लिया है मैंने, भगवान मुझे जानकारी है और मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगी। हनी पाठक जी अपना पक्ष रखने के लिए काफी है। यहाँ मैं बीजेपी की तारीफें नहीं कर रही हूँ जो आप उस पर इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं। यहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफें नहीं कर रही थी कि आप उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं। जो चीज मुझे मालूम है उस बारे में मैं बात करूंगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। या तो आप कह दीजिए कि सब चंगा, सब चंगा, यही बोल दीजिए, कुछ नहीं हो रहा है, सब चंगा। 4 राज्यों में बड़ी भारी बहुमत से जीत के आए हैं ना आप। अरे जर्नलिस्ट का क्यों अपमान कर रही हो? क्यों वकील बन रही हो? और आप कांग्रेस पार्टी का क्यों अपमान कर रहे हैं? जो आरोप लगाए होकर आप कांग्रेस पार्टी का इस तरीके से अपमान कर रहे हैं सर, मत कीजिए। अरे आप कर रही हैं कांग्रेस का, टेलीविजन पर बैठकर पहली बात तो एक महिला से आप इस तरह की बात करते हो, आपकी आदत पड़ गई है हर बार इस तरह के एलिगेशन लगाने की। अरे आप आज मुझे मजबूरी में आपसे इस लहजे में बात करनी पड़ रही है। आप पेड वर्कर हैं क्या बीजेपी की? हाँ, पैसे मिल रहे हैं मुझे, ठीक है, मिल रहे तो हैं, मिल रहे होंगे। ठीक है। ये तो हनी पाठक आपको जी दिक्कत है, आप जा अरे भाई सकते हनी हैं, पाठक जी आपको दिक्कत है, आप ये चर्चा छोड़कर जा सकते हैं। आपको दिक्कत है, आप जा सकते हैं। आपको कनपटी में बंदूक लगाकर यहाँ नहीं बिठाया गया है, आपको जाना है, आप उठ के जाइए। हनी पाठक जी। पल्लवी जी देखिए, सभी प्रवक्ताओं की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ अगर उन्होंने ये शब्द कहा है, क्योंकि प्रवक्ता की जिम्मेदारी होती है कि चैनल के माध्यम से अगर किसी एंकर को आहत पहुंचती है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहती हूँ पल्लवी जी कि आप ना इनकी बातों को उतना ज्यादा बुरा ना माने, क्योंकि इनका ना सिर्फ ये नारा है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ और महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, और ये खुद महिलाओं का कहाँ कहाँ अपमान करते हैं इनको खुद नहीं पता होता है। और इस समय मैं आपको लेकर नहीं लड़ रही हूँ, मैं एक महिला को लेकर लड़ रही हूँ। आप जैसी एंकर को जब हम लोग टीवी पर देख के सवाल पूछता देखते हैं तो एक गौरवंती क्षण होता है, लेकिन ये उस गौरवंती क्षण को भी भूल चुके हैं और हर चीज को भूल चुके हैं। ये एक स्लोगन तक समझ के रह चुके हैं। और जो इतिहास की बात करते हैं ना पल्लवी जी, आज मैं इनको इतिहास में लेकर चलती हूँ। चलिए राजा थोड़ी सी इतिहास में चलते हैं। एक होता है ना नैरेटिव सेट करना, आप लोगों ने क्या नैरेटिव सेट किया है मैं आपको इतिहास खंगाल कर देखती हूँ। आप में से अगर किसी के पास एक जवाब है तो मुझे अभी पार्टी में इसी समय देकर दिखाइए टीवी चैनल के माध्यम से कि इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और के हत्यारों को सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पूरी तरीके से भूल गए हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी के मारने वालों को आज तक याद रखते हैं। क्यों? क्या राहुल गांधी, ये इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी कांग्रेस के कोई भी नहीं थे, पदाधिकारी नहीं थे? अरे वो प्रधानमंत्री रह चुकी थी, लेकिन उनके हत्यारों को तो आप भुला चुके हैं। लेकिन जहां राजनीतिक रोटी सेकनी है उनके हत्यारों को आप याद रखते हैं। इसको कहते हैं नैरेटिव सेट करना, और ये होता है इतिहास। इस इतिहास को मुझे बताकर दिखाइए तब मैं मानूं। एक पार्टी की, एक किसी भी पार्टी की जो लेडी नहीं है वो एंकर है, वो आपसे सवाल करती है, आप उसको कहते हैं पैसे लेते हैं। आपकी पार्टी में हर महिला को कोई भी चीज के अगर इस तरीके से बयान देने के पैसे लेती होगी तो आप ये समझते हैं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता अगर पैसे लेते होंगे तो आप ये समझते हैं कि कोई भी एंकर अगर आपसे सवाल कर रही है तो वो पैसे लेती है। विश्व का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, पूरी मीडिया में हरीश स्वामी जी का बयान चल रहा है और आप कहते हैं कि बीजेपी के IT सेल ने इस बयान को चलाया है। आप चौथे स्तंभ को गलत बताते हैं। अगर आप चाहिए तो मुझे हरीश स्वामी जी की एक भी न्यूज यहाँ पर दिखा दीजिए जिसमें हरीश स्वामी जी ने ये कहा हो कि मैं पार्टी से संतुष्ट हूँ। लेकिन ऑल इंडिया प्रेस बुक के उसको देखिए, मैं अपने फोन में दिखाती हूँ, ये पूरा ग्रुप नाराज विधायकों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कही बहुत बड़ी बात, पंकज पोटल जी लिख के भेजते हैं, पंकज पवार जी सब। और ये देखिए
आपकी ही पूरी न्यूज भरी हुई है, पूरा आप देखिए। ये बीजेपी का आईटी सेल का डिपार्टमेंट नहीं है, ऑल इंडिया प्रेस ग्रुप, ऑल इंडिया प्रेस ग्रुप का है ये। और हर न्यूज चैनल पे, हर पोर्टल में ये बयान है। हरीश मैथुरी जी साथ में बैठे हैं, वरिष्ठ संपादक हैं, इनसे पूछ लीजिए ना अगर इस तरीके की बातें है तो। आपके यहाँ पर क्या होता है ना, चापलूसी करते हैं कार्यकर्ता, तो वो आप लोगों के अंदर चापलूसी वाली ये प्रवृत्ति आ गई है कि झूठ को भी आप लोग झूठ नहीं मानते हैं। और हाँ पल्लवी जी, आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आपको एक कहावत बताती हूँ, झूठों में झूठा मिले हाँ जी होए, झूठों में सच्चा मिले खूब लड़ाई होए। तो क्योंकि आप सच बोली हैं तो लड़ाई होनी लाजमी है। आपने सत्य की बात करी है, आपने हक की बात करी है, आपने इनसे सवाल कर दिया, तो वो नाराजगी तो रतूड़ी जी दिखाकर रहेंगे, क्योंकि झूठों में झूठे मिलते हैं तभी कांग्रेस पार्टी में हाँ जी शुरू होती है। मैथुरी साहब, आप भी पैसे ले रहे हैं क्या सर? हरीश धामी का बयान लिखित में तो है नहीं, तो आप भी पैसे लेकर सारी चीजें बोल रहे हैं क्या? कि हरीश धामी का जो बयान है वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है, वीडियो में भी आ गया है और हम न्यूज पोर्टल पे आप हरीश देख मैथुरी जी, आपने पैसे लिए इस तरह की बात करने को, क्योंकि देखो हमारे हो सकता है कि हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हो सकता है शायद अपडेट ना हो इस खबर पे, लेकिन वो खबर पब्लिक डोमेन में है और उनका बयान आ चुका है। और हरीश धामी ने ये कहा, एग्जैक्ट मैं उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूँ, हरीश धामी ने ये कहा कि अगर मुझे अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपना क्षेत्र का विकास मेरी प्राथमिकता है, उसके लिए अगर मुझे अपने पद से इस्तीफा देना पड़े तो मैं इस्तीफा देने को तैयार बैठा हूँ, ये उनका बयान। उसके अलावा तमाम जो मैंने नाम गिनाए आपको विधायकों के, उनके बैठक की भी गोपनीय सूचना हमारे पास है कि शायद आज उनकी शाम को बैठक है, उसमें कोई निर्णय लेंगे। अब ये क्या निर्णय होगा वो तो भाई कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ऐसा भी है कि मतलब सूचना ये है हमारे पास सूत्रों से कि उनकी जो नाराज विधायक है उनकी भी कोई बैठक होने वाली है। और निश्चित रूप से जो गुटबाजी है वो तो कांग्रेस को कबूल करनी पड़ेगी। पिछली बार जैसे उनके 9 विधायक सत्ता में रहते हुए पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले गए, तो कहीं ना कहीं ये तो गुटबाजी है। ऊपर भी जो G23 बना हुआ है, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो नेहरू परिवार का होड़ जो है वो कांग्रेस पार्टी पर है, उस घुटन से, उस बंधन से मुक्ति की कहीं ना कहीं वो जो G23 है वो गुट काम कर रहा है। बड़ा गुट है जिस कांग्रेस पार्टी के बड़े माने जाने लीडर जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो सब उस गुट में है। तो निश्चित रूप से ये कहना कि कहीं गुटबाजी नहीं है, कहीं बयानबाजी नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक तरह से मतलब जैसे शुतुरमुर्ग की तरह समस्याओं से छुपने के लिए वो सिर नीचे करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज तो पार्टी को एकजुट करने की जरूरत है और हाईकमान का क्या डिसीजन होता है। मैं ये देख रहा था पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन पार्टी में कहीं क्यों नहीं हुई। पार्टी ने ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना दिया जिसको पहले मंत्री बनाने के भी उन्होंने काबिल नहीं समझा था, हरीश धामी को नहीं, ये पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया, पहले मंत्री बनाने के भी काबिल नहीं समझा था। अब के हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बना दिया, पार्टी में कहीं क्यों नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, मतलब अंदरूनी होगी नाराजगी। लेकिन अब इसको आप कहेंगे ये प्रवक्ता, मैं ये कह रहा हूँ ये सांगठनिक क्षमता विकसित होनी चाहिए किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो यूकेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। अगर सांगठनिक क्षमता आपकी मजबूत नहीं होगी, संगठन मजबूत नहीं होगा तो कहाँ से चलेगा। तो इसके लिए निश्चित रूप से प्रयास रखने चाहिए पार्टी को। मैं तो पेड वर्कर हूँ भारतीय जनता पार्टी की, पर मैथुरी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं सर और उत्तराखंड से ही हैं। उनकी बात आपने सुनी ली होगी, वो कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में आ गया है हरीश धामी का बयान। शायद आरती रतूड़ी जी जा चुके हैं चर्चा छोड़कर। सच्चाई नहीं बर्दाश्त होती है पल्लवी जी किसी से। चलिए ठीक है, आरती रतूड़ी जी का एक बार फिर से फोन लाइन पैच करवा लीजिए, बात कर लेते हैं उनसे जरा। अब बात ऐसी है हनी पाठक जी, जिस तरह के हालात बने हुए हैं उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के भीतर, देखिए एक लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन अगर यही स्थितियां रही तो उत्तराखंड में विपक्ष के नाम पर तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। वहां पर कांग्रेस पार्टी के अलावा वैसे भी किसी पार्टी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। देखिए ऐसा है, हरीश भाई साहब ने अभी एक बात कही ना कि अंदर खाने भले ही कुछ भी बात हो, पब्लिक डोमेन में कोई भी इनके यहाँ इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलती है। इसका सबसे बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भाई साहब इस तरीके की बड़ाई करने का, सच्चाई बताने का। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ये इसके पीछे मुख्य कारण है पल्लवी जी संगठन।
जिस प्रकार से एक बाप अपने पूरे परिवार का संरक्षण करता है, उनका भरण पोषण करता है, माँ पूरी तरीके से ध्यान देती है कि हमारा बच्चा कहीं किसी भी गलत उसमें ना आए, उसी प्रकार से संगठन पूरा ध्यान देता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। उस परिवार में किसी भी प्रकार की अगर टूट फूट हो, परेशानी हो, किसी को कोई दिक्कत हो, तो संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी उसको दूर करते हैं और दूर करके उसका कोई ना कोई नतीजा निकालते हैं। ये सब बयान नहीं देते हैं कि आप विधायक है, खुदा नहीं है। अब उनको जो आहत पहुंचा है, उनको जो नजरअंदाज किया गया, उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाया जाता है। उनको बात करके, उनको मना कर पार्टी को एक जगह पे टिकाया जाता है। देखिए, आज जो हालत कांग्रेस पार्टी की है, वो कभी ना कभी किसी भी पार्टी को इस प्रकार की चीजों से सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मजबूती इस चीज में है और बड़ाई इस चीज में कि हम लोग उस चीज को सामना करने में किस प्रकार से सक्षम है। इस प्रकार से नहीं, जैसे रतूड़ी भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो इस प्रकार से कोई नहीं, वो वाली बात कह रहे हैं कि दिल्ली आग बन करके दूध पी रही है और सोच रही है मुझे कोई देख नहीं रहा है। तो पूरी दुनिया जिस चीज को देख रही है, पूरा उत्तराखंड जिस चीज को देख रहा है, नेशनल चैनल जिस चीज को बता रहे हैं, उस चीज से नजर फेरा नहीं जा सकता। संगठन को मजबूत करके देखना चाहिए, संगठन में किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी प्रकार से कोई किसी वजह से भी नजरअंदाज हुआ है तो उसको मनाने का पुरजोर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पार्टी किसी को खाने और पीने का और रहने की सुविधा नहीं देती है। कार्यकर्ता अगर आपसे जुड़ा हुआ है तो उसका एक अंदर दिल में बातें होती हैं, एक जुड़ाव होता है। उस जुड़ाव को उल्टे सीधे बयान देकर तोड़ने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं तो यही अपेक्षा करती हूँ कांग्रेस पार्टी से कि इन लोगों को सद्बुद्धि दी जाए, इनके प्रदेश अध्यक्ष को, प्रभारी जी को भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और जोड़ने का प्रयास करने की भावना दे, तोड़ने का ना प्रयास करने की भावना दे। और भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। कोई भी नाराज अगर है तो यहाँ आकर हमारी रीति नीति को और संगठन को अगर समझता है, इसमें शामिल होना चाहता है, तो ऑल आर वेलकम इन आवर पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पहला शब्द ही भारतीय आता है, दूसरे नंबर पे जनता और तीसरे नंबर पर हमको पार्टी को देते हैं। चर्चा जारी रखेंगे, उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हरीश माकुरी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी में ये जो बड़ी टूट फूट हुई है, इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? क्या समय रहते कांग्रेस पार्टी के आला कमान को पता नहीं चल पाता कि प्रदेश संगठन में क्या चल रहा है, या फिर जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो ही असली जानकारी ऊपर तक नहीं पहुंचाते? नहीं, कांग्रेस पार्टी को पिछले करीब ये समझ लीजिए 15 साल से पता नहीं चल रहा है कि देश में क्या हो रहा है। तो इसी वजह से कांग्रेस पार्टी 10 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद भी मतलब आज की तारीख में हाशिए पर है, बहुत से राज्यों से सिमट चुकी है। और वही थोड़ा सा उत्तराखंड में भी ये ट्रेजेडी उनके साथ हुई है। पिछली बार भी वो सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव हार गए थे। इस बार भी जो इनके मुख्य चुनाव प्रभारी ही थे, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष थे हरीश रावत जी, चुनाव हार गए हैं, काफी बड़े अंतर से हारे हैं। और मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो टूट भी गए हैं कि कल जैसे हम उनका बयान देख रहे थे, उन्होंने खुद ही डाला हुआ है सोशल मीडिया में भी कि मैं अब छोड़ के दिल्ली जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी निराशा भी अभिव्यक्ति इसमें हो रही है। और रही पार्टी के सांगठनिक अंतर कलह, अंतर विरोध की बात, या मतलब जो विरोध हो रहा है पार्टी में अपना ही, तो उसमें यह है कि नेता एम्बिशियस ज्यादा हैं। अब आप ये समझ लीजिए 40 लाख रुपए तो चुनाव आयोग ने कहा था कि खर्च कर सकते हैं। तो सबको पता है कि 1 करोड़ से कम में आज की तारीख में विधायक का चुनाव लड़ा भी नहीं जा सकता, स्टार्टिंग भी नहीं हो सकती। इतना ज्यादा मतलब दिक्कत है चुनावों में। हमारा चुनाव पद्धति बड़ा इस मामले में कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही अपव्ययी कह सकते हैं, वित्तव्ययी नहीं कहेंगे, बता दें। तो ये है। दूसरा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास भी मैं निश्चित रूप से कहूँगा हमारी विद्वान प्रवक्ता बैठी हुई हैं, तो इस समय अवसर है आपके पास। जैसे अभी हमारे करीब 60% गांव मोटर सड़कों से 3 से लेकर 30 किलोमीटर दूर। इन 5 सालों में आपको हर गांव तक मोटर सड़क पहुंचाने की चुनौती है। आपने पिछली बार जो है हर घर नल, हर घर जल तो पहुंचा दिया है, ये बड़ा कदम है। बिजली भी अब राज्य के सभी गाँव में हो चुकी है। कुछ गांव अभी हमारे कम्युनिकेशन से छूट रखे हैं, मेरे ख्याल में 5 साल में पूरे हो जाएंगे। देहरादून से आप टिहरी तक एक टनल बना रहे हैं, अगर वो बनती है तो हमारा 1 घंटे का मतलब जो 4 घंटे 3 घंटे हमारे लगता है 1 घंटे का सफर हो जाएगा। देहरादून में मोनो रेल की बात है।
सबसे बड़ी बात है, मास्टर और डॉक्टर अगर आपने नाराज कर दिए तो आप कहीं ना कहीं वो सीधे पब्लिक से जुड़े होते हैं, तो मास्टर और डॉक्टर आपको नाराज नहीं करने हैं। धामी जी ने 300-400 मास्टरों के ट्रांसफर किए हैं, वो सारे विकलांग हैं, विधवा हैं और नियम 27 के अंतर्गत मतलब बीमार चल रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 साल तक उनके ट्रांसफर नहीं किए, धामी जी ने किया। अब वो चुनाव आचार संहिता लगी हुई है तो मास्टर अटके हुए, अपनी पार्टी में बातचीत करके उनके वो खुलवा, वो आचार संहिता तो हट गई, तो अब मास्टरों के ट्रांसफर रुके क्यों है? हरीश रावत के जमाने में भी हुए थे 400 मास्टरों के ट्रांसफर, बाद में वो सब हो गए थे, आप उनको दबा के बैठे हुए हैं। उसी तरह से अभी मतलब गैरसैंण राजधानी का मसला है, आपका 25,000 करोड़ का बजट रखा हुआ है, तो बढ़ाइए अब देहरादून को, वो थोड़ा सा कम करिए, इस पे लोड कम करिए। गैरसैंण की तरफ इतनी खुली हवा है, फर्स्ट क्लास, पहाड़ का आनंद लीजिए, पहाड़ की तरफ जो है पलायन भी रुकेगा। 4 धाम यात्रा बहुत अच्छी बन रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बधाई है। जो रोड बना रहे हैं 4 धाम, बहुत ही शानदार रोड बन रही है। बहुत सारे लोगों ने पर्यावरण के नाम पर इस पे रोड़े अटकाने की भी कोशिश की। हमारा रेल की जो लाइन है, अगर वो इसी गति से काम चलता रहा तो 24 तक हो जाएगा, तो इसका लाभ कहीं ना कहीं पार्टी को मिलेगा। इसका फायदा उठाने की पार्टी को कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल नानी पाठक जी, कुछ काम वाकई में आपके ऐसे हैं जो आसानी से गिने जा सकते हैं और वो महसूस भी हो रहे हैं लोगों को कि वो उन तक पहुंचे हैं और उन्हें सुविधा हो रही है। बस इन्हें अब बढ़ाने की और ज़्यादा ज़रूरत है। और बार बार एक मुद्दा बड़ा उठाया जाता है मैम, स्मार्ट सिटी बनाने की जो योजना चल रही थी देहरादून में, वो काम बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है और उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो 1 साल बचा हुआ है उसमें वो पूरा काम समेट लिया जाएगा। देखिए ऐसा है पल्लवी जी, जो काम विपक्ष थोड़ा बहुत याद दिलाता है, जो बात अधूरी रह जाती है, वो काम आज हरीश भाई साहब ने हमें याद दिलाया है। बहुत तारीफ भी करी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था उसको जो पूरा किया, उसकी तारीफें भी की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और दूसरा, इनसे मैं, चलिए आपने जो बात कही कि कुछ मार्ग अभी भी, कुछ गांव अभी भी मोटर मार्ग से वंचित हैं, तो इस बात को हम लोग ऊपर तक और पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जहां तक मेरा प्रयास रहेगा, अगर मैं अपना पर्सनल प्रयास कर मानूं, तो मुझे खुद भी बहुत ज्यादा हरीश भाई साहब आहत होती है जब किसी मोटर की सुविधा न होने के कारण, मार्ग की सुविधा न होने के कारण किसी प्रसूता को सड़क पर गर्भ देना पड़ जाता है, अपना प्रजनन का कार्य हो जाता है उनका। तो इस तरीके की चीजों को देख के मुझे भी आहत होती है, मेरी भी भावनाएं आहत होती हैं। तो यही प्रयास है मेरा। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश संयोजिका भी हूँ, तो इस मुहिम को मैं चला रही हूँ और यही कोशिश है कि हर घर में, हर गांव में मोटर मार्ग की सुविधा हो। और जिस प्रकार से शिक्षक के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं आप, तो वो शिक्षक के ट्रांसफर का आप खुलने वाला है, 1-2 दिन में उसका आपको रिजल्ट दिख जाएगा। और शिक्षकों के लिए और डॉक्टरों के लिए जो आप बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के बेसिक स्कूलों में 2648 शिक्षकों की भर्ती भी करी गई है। प्रदेश के शिक्षा सचिव को जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश भी धामी जी ने जारी किया है। और उत्तराखंड के गेस्ट टीचरों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया है। ये धामी जी सरकार के फैसले से 4,000 शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। और ये भी प्रयास किया जाएगा पल्लवी जी और हरीश भाई साहब, ये भी प्रयास रहेगा कि जो टीचर काफी समय से सिर्फ देहरादून पर ही हैं, उनको भी पहाड़ का रुख कराया जाए। क्योंकि पहाड़ में जाने से ये क्यों कतराते हैं, क्योंकि पहाड़ में भी शिक्षा जरूरी है। पहाड़ में अभी भी लोग रह रहे हैं, लुप्त नहीं हुए, तो उनको नजरअंदाज न किया जाए। तो जिनको काफी समय से देहरादून है, उनको पहाड़ में भेजा जाए, जो काफी समय से पहाड़ पर है उनको नीचे लेकर आया जाए। इस प्रकार से समन्वय बिठाकर उनके ट्रांसफर की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और कर्ण प्रयाग से रेल मार्ग की जो सुविधा है, रामनगर में हाथी डंगर से जो दिक्कतें आ रही थी, उसमें भी 282.86 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इस प्रकार की काफी चीजों को देखा जा रहा है। जो मोहंड का रास्ता है, यहाँ पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती थी। रात बिरात जब पल्लवी जी किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, तो वो कनेक्टिविटी न होने के कारण वो बता भी नहीं पाया जाता था एक दूसरे को कि मृत्यु हो जाती है। पूरी रात वहाँ पे लाशें पड़ी रह जाती थी। तो इस प्रकार को कनेक्टिविटी को लाकर काफी प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि लगातार धरातल पर नजर आएंगे। और जो थोड़े बहुत रह जाएंगे, उनको इस 5 साल में अगर जनता ने हमें सत्ता में लाकर बिठाया है, तो घमंड में न रहकर हम लोग उस प्रयास को पूरा करके दिखाएं। सत्ता के किए हुए वादे को, दृष्टि पत्र अगर हम लोगों ने उसको कहा है, तो अपनी दृष्टि को खोलकर हम लोग उस पत्र को खुद भी पढ़ेंगे और जनता वादे को पूरा करेंगे। क्योंकि समय बहुत कम रह गया, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाह रही हूँ। अब जो ये बात आ रही है कि 8 से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जाहिर सी बात है कुछ महत्वाकांक्षाएं इनकी होंगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले इन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करना होगा? 2 लाइन में आपका जवाब। देखिए ऐसा है, महत्वाकांक्षाओं को तो दरकिनार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मंत्रालय ज्यादा से ज्यादा बटी गए हैं। और जो हैं वो हमारे भी जो नेता हैं, उनको भी
दिए जाएंगे जो भी बातें हैं, तो दरकिनार उनको नहीं किया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में वो एज ए गेस्ट आएंगे, अभी आएंगे, इस तरीके से नहीं कि उनको अपने पार्टी के जो काफी समय से चले आ रहे पार्टी के लोग हैं उनको दरकिनार करके उनको ही महत्वाकांक्षा के अनुरूप लाया जाए। और उनको हम नहीं बुला रहे हैं, वो पार्टी की रीति नीति को देख कर आ रहे हैं, वहां से खफा होकर हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड की सियासत में कब क्या कुछ हो जाए कोई नहीं कह सकता। अब नई चर्चा ये चल रही है कि उत्तराखंड कांग्रेस के कई विधायक, लगभग 8 से 10 विधायक ऐसे हैं जो इस समय कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। तो ये अफवाहें कह लीजिए या फिर चर्चाएं कह लीजिए, पूरी जोरों पर हैं कि ये 8 से 10 नाराज विधायक जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या निकट भविष्य में उत्तराखंड की सियासत में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिलता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।